Hello students, in this lecture we are going to discuss about the galvanometer. Now galvanometer is a device which can measure very small electric current, and the galvanometer which is shown in this particular diagram, it works on the PMMC permanent magnet moving coil mode. Now actually ये जो galvanometer होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं, सस्पेंडेड कॉइल टाइप एंड पिहोटेड कॉइल टाइप। ये जो सस्पेंडेड कॉइल टाइप इस डायग्राम में दिखा है, इसमें कॉइल को सस्पेंड किया जाता है, और पिहोटेड में कॉइल को पिहोट किया जाता है। Actually, in our new syllabus, galvanometer is not given in much detail, but still we have to discuss it in detail, क्योंकि एमीटर एंड वोल्टमीटर का कंसेप्ट हमें उससे ही अंडरस्टैंड करना पड़ता है। सो विल गो टू द डिटेल्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर। इस डायग्राम में जो दिखा है सस्पेंडेड कॉइल टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दिखा है। एमसीजी मीन्स मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर अंदर से ऐसे होता है और बाहर से ऐसे दिखता है। दोनों भी पार्ट में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये दोनों भी डायग्राम गैल्वेनोमीटर के हैं, सस्पेंडेड कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर। देखिए दोनों डायग्राम को अगर आपने कंपेयर किया तो आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे कॉइल है सेंटर में, यहाँ पे आयरन कोर भी रहता है, और ये एक कॉइल है, ये कॉपर कॉइल रहता है। कॉपर फ्रेम पे या फिर एल्यूमिनियम की फ्रेम पे इसको आप क्या कर सकते हैं, वाइंडिंग्स यहाँ पे बाउंड कर सकते हैं। नाउ ये दो मैग्नेट्स है, हॉर्सशू टाइप के मैग्नेट्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। ये पॉइंटर है जो हमें रीडिंग दिखाएगा, एंड दिस इज द स्केल जहाँ पे हमें रीडिंग दिखेगा। और यहाँ से हमारा बाहर का जिस वायर का हमें करंट मेजर करना है ना, तो वहाँ पे हम इसके पॉइंटर को, गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर को टच करते हैं, और वहाँ से करंट यहाँ पे अंदर एंट्री करता है। देखिए यहाँ से करंट अंदर आता है, ये कॉइल है, ये पॉइंटर, ये दो मैग्नेट्स, ये यहाँ पे फ्रेम दिखाया है, और ये है स्केल जहाँ पे मुझे यहाँ पे रीडिंग दिखेगा। अब यही डायग्राम को मैं इस डायग्राम से कंपेयर करता हूँ। ये जो कॉइल यहाँ पे दिखाया था ना, वो कॉइल अंदर से ऐसे रहता है। इस कॉइल के सेंटर में आयरन कोर रहता है। जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, उसको रेडियल बनाने के लिए और उसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आयरन कोर यूज करते हैं। ये PQRS नाम का कॉइल है, मतलब ये जो कॉइल यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ना, वो बाहर से ऐसे हमें दिखता है। जो मैंने पार्ट यहाँ पे बताया था कि रेक्टेंगुलर फ्रेम पे, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर की फ्रेम पे हम कॉपर वायर को क्या करेंगे, वाउंड करेंगे, तब जाके हमें PQRS कॉइल यहाँ पे मिलता है, जो हमने दो हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में यहाँ पे रखा है। यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा क्योंकि हमने यहाँ पे आयरन कोर यूज़ किया है। इस कॉइल को देखिए, नीचे हमने यहाँ पे एक हेलिकल स्प्रिंग यूज किया है। ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना हुआ रहता है, वो कॉइल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिसको मैंने नाम दिया है H। अगर ऊपर गए इसके पार्ट में, तो यहाँ पे फॉस्फर ब्रॉन्ज का वायर है, और ये यहाँ पे लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट है, और इसको सस्पेंड किया है रिजिड सपोर्ट को। मतलब जो करंट हमारा यहाँ से एंट्री करने वाला है वो यहाँ पे शो किया है। मतलब करंट यहाँ से अंदर आएगा, जो इधर यहाँ पे दिखा है, करंट अंदर आया, फिर इस कॉइल में करंट सीधे सीधे एंट्री करेगा। अब देखिए करंट ने अंदर एंट्री किया, ऑलरेडी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैंने रिप्रेजेंट किया जिसका इंडक्शन भी है, तो आई कैन रिप्रेजेंट समवॉट लाइक दिस। ये है हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड मैंने दिखाया। अब देखिए इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारा कॉइल है PQRS नाम का। अब ये कॉइल अगर मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड में आपको दिखाया, तो देखिए आई विल शो लाइक दिस, PQRS। इसका लेंथ मैंने लिया L, और इसका ब्रेड्थ लिया मैंने B। अब देखिए होता क्या है, जब इस कॉइल में से करंट फ्लो होगा, ऑलरेडी ये मैग्नेटिक फील्ड में है जिसका इंडक्शन है B, और इस कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है। मीन्स व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, उस पर एक फोर्स लगता है, आपको पता होगा, उस फोर्स को हम बोलते हैं IBL sin थीटा।
मतलब कॉइल हमारा कंडक्टर है और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है। ओके, तो उस पर फोर्स लगता है IBL साइन थीटा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स वहां पे मेंशन होंगे तो n हमें n टाइम्स करंट वहां पे होता है, n से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे फोर्स लगता है NIBL साइन थीटा, मीन्स करंट विल एंटर हियर, यहां से करंट अंदर आएगा और सीधे कॉइल में करंट एंट्री कर लेगा। कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, मतलब कॉइल पे यहाँ पे फोर्स लगेगा। अगर मैंने अभी ये फोर्स यहाँ पे दिखाया कॉइल से किस तरीके से फ्लो होता है, नाउ देखिए F इक्वल टू NIBL साइन थीटा, इतना फोर्स यहाँ पे लगता है। नाउ PQRS, इस पार्ट को अगर आपने अच्छे से देखा तो मैग्नेटिक फील्ड को PS ये पार्ट पैरेलल है और QR भी पैरेलल है। अब देखिए ये दोनों जो पार्ट है कॉइल के, तो यहाँ पे फोर्स सीधे सीधे जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि साइन जीरो आएगा। यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा NIBL साइन जीरो, यहाँ पे भी कितना लगेगा F इक्वल टू NIBL साइन जीरो, मतलब यहाँ पे फोर्स हो गया जीरो और यहाँ इस साइड पे भी फोर्स हो गया जीरो, मतलब ये दोनों का फोर्स कितना हो गया जीरो। अब देखिए PQ एंड RS इस साइड पे अगर आपने देखा तो PQ इस साइड पे फोर्स कितना लगेगा F इक्वल टू NIBL साइन 90। देखिए मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, PQ वर्टिकल है। ओके, मतलब साइन 90 यहाँ पे हो जाता है 1। सो इस साइड पे कितना फोर्स लगा है NIBL। अब देखिए RS भी इसको परपेंडिकुलर है, RS पे भी उतना ही फोर्स लगेगा, F इक्वल टू NIBL साइन 90। साइन 90 इज 1, सो यहाँ पे टोटल फोर्स लग गया NIBL। सो इस तरीके का फोर्स PQRS कॉइल पे यहाँ पे लगता है। अब ये जो फोर्स यहाँ पे लगा है, देखिए दो इक्वल फोर्सेस है सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। मतलब डेफिनेटली इस कॉइल पे एक स्पेशल टाइप का फोर्स लगा है, उस फोर्स को हम बोलते हैं टॉर्क। इस कॉइल पे जो फोर्स लगा है ना वो है टॉर्क। टॉर्क कैसे निकालते हैं, इट इज वेरी फंडामेंटल कंसेप्ट। टॉर्क मतलब वन फोर्स, दोनों में से एक फोर्स आप यहाँ पे लीजिए। मैंने फोर्स लिया NIBL, ओके, एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। इस फोर्स और इस फोर्स में कितना डिस्टेंस है B, सॉरी आई हैव टेकन इट एज L ना, सो आई विल टेक इट एज L। नाउ हमें यहाँ पे इसको L करना पड़ेगा लेंथ और इसको करना पड़ेगा B या। सो नाउ फोर्स कितना लगा है NIBL और दोनों में सेपरेशन कितना दिया दो फोर्सेस में, दैट सेपरेशन इज B। नाउ इसको देखिए अच्छे से, नाउ दिस टॉर्क इक्वल टू NIB लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इट इज इक्वल टू एरिया। अब देखिए इतना टॉर्क इस कॉइल पे यहाँ पे लगा है, इस टॉर्क ने कॉइल को क्या किया है, अब देखिए टॉर्क इस तरीके से लग रहा है, इसलिए कॉइल क्या होगा रोटेट होगा, मतलब कॉइल क्या होगा डिफ्लेक्ट होगा, इसलिए इस टॉर्क को हम बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ओके, इस टॉर्क को हम बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इक्वेशन 1 मीन्स जो करंट यहाँ पे फ्लो हुआ है उस करंट ने इस पे टॉर्क लगाया है और उस टॉर्क को हमने बोला है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब ये कॉइल उस टॉर्क की वजह से घूमेगा, इसका रोटेशनल मोशन करेगा। टॉर्क हमेशा रोटेशनल मोशन करता है। अब देखिए इस कॉइल के साथ ये हेलिकल स्प्रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब जब ये कॉइल घूमेगा ना, ये हेलिकल स्प्रिंग भी यहाँ पे घूमने वाला है। जब तक इस सर्किट में करंट फ्लो है तब तक यहाँ पे फोर्स लगा हुआ रहेगा, तब तक स्प्रिंग पे भी फोर्स लगेगा, मतलब स्प्रिंग भी घूमेगा। ओके, अब देखिए जब ये कॉइल घूमता है ना, अब इस डायग्राम में जाइए, जब ये कॉइल घूमेगा मतलब ये कॉइल घूमता है, और कॉइल घूमा मतलब पॉइंटर सामने जाएगा ना। देखिए करंट अंदर आया, कॉइल घूम गया। ओके, मतलब करंट यहाँ पे अंदर आया, कॉइल घूम गया, कॉइल घूम गया मतलब पॉइंटर भी आगे जाएगा, और ये पॉइंटर डिनोट करता है कितना करंट ने यहाँ पे एंट्री किया है, और जितना पॉइंटर यहाँ पे रीडिंग दिखाएगा उतना करंट ने समझो इस सर्किट में एंट्री किया है। कॉइल घूमा है मतलब हेलिकल स्प्रिंग भी घूमता है और ऊपर का पार्ट भी घूमेगा, इसलिए यहाँ पे हमने लैंप एंड स्केल
अरेंजमेंट यूज किया है। जब ये कॉइल घूमेगा ना, ये ऊपर का वायर भी घूमेगा हमेशा जब ये कॉइल घूमते रहेगा, इसलिए यहाँ पे हमने लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट यूज किया है। सो ये जो यहाँ पे फोर्स लगता है ना, वो रिजिड सपोर्ट तक नहीं जाता है। अगर लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट यहाँ पे हमने नहीं यूज किया तो ये कंटिन्यूस यूज के बाद में ये रिजिड सपोर्ट इस पॉइंट से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट हमने यूज किया। मतलब कॉइल घूमता है तो ऊपर का पार्ट भी घूमेगा, नीचे का पार्ट भी घूमेगा। देखिए, जब करंट कम हो जाता है मतलब फोर्स कम हो जाता है। फोर्स कम हो जाएगा मतलब इस कॉइल का जो एक्टिंग फोर्स था उसका वैल्यू कम हो गया, मतलब हेलिकल स्प्रिंग का भी फोर्स कम हो जाएगा, इसलिए पॉइंटर पीछे आ जाएगा। समझो ऐसा हो गया, करंट सर्किट में हो गया जीरो, मतलब करंट अगर जीरो हो गया तो ये दोनों साइड पे फोर्स कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये फोर्स हो जाएगा जीरो। अगर ये फोर्स जीरो हो गया है तो यहाँ पे जो टॉर्क है दैट टॉर्क विल बिकम जीरो, और टॉर्क जीरो हो गया तो उस टाइम पे पॉइंटर यहाँ पे था समझो 10 पे। अब जब फोर्स लगा हुआ था तब स्प्रिंग घूम गया था यहाँ पे, ओके। अब इसका फोर्स हो गया जीरो, यहाँ पे स्प्रिंग में एक फोर्स हमेशा स्टोर रहता है जब ये कॉइल के साथ में घूमता है। नाउ इस टॉर्क को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। एक्चुअली जो रिस्टोरिंग टॉर्क रहता है ना, ये कॉइल को वापस लाने के लिए यूज किया जाता है। आई विल कॉल इट एज द रिस्टोरिंग टॉर्क। अब देखिए, जितना ज्यादा कॉइल घूमेगा उतना ज्यादा स्प्रिंग घूमेगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहाँ पे लगा है, कॉइल में, और रिस्टोरिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से कहाँ पे डेवलप हुआ है, स्प्रिंग में। सो जितना ज्यादा कॉइल घूमता है उतना ज्यादा स्प्रिंग घूमता है। सो कहना है से दिस रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा मीन्स डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल। जितना ज्यादा कॉइल घूमा उतना ज्यादा स्प्रिंग घूमा और उतना ही ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क इसमें स्टोर हुआ है। तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट पुट करते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू सी थीटा। इस सी को बोला जाता है ट्विस्ट कांस्टेंट। ट्विस्ट कांस्टेंट एक्चुअली यहाँ पे हमने जो वायर यूज किया है ना, ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज का है। फॉस्फोर ब्रॉन्ज का प्रॉपर्टी क्या है, जब उस पर फोर्स लगता है तो वो ट्विस्ट होता है, और जब हम फोर्स निकाल देते हैं तो वो ओरिजिनल पोजीशन में पूरी तरह से आ जाता है। उसका ट्विस्ट कांस्टेंट अच्छा है, इसलिए हमने इसको फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर को यहाँ पे यूज किया है। मतलब हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पे कितना है, सी थीटा, और यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा कितना लगा है, NIBA। अब देखिए, जितना टॉर्क कॉइल पे लगा है उतना ही टॉर्क स्प्रिंग पे लगा है। स्प्रिंग ने तो खुद का कुछ टॉर्क वगैरह जनरेट नहीं किया है, जो यहाँ पे लगा था वही टॉर्क ने यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पे डेवलप किया है। मतलब सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 2। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना था हमारा, NIBA, और रिस्टोरिंग टॉर्क कितना है, सी थीटा। आप इसको एक शॉर्टकट वे से याद रख सकते हैं, नीबा इक्वल टू सी थीटा। इसको याद रख सकते हैं, नीबा इक्वल टू सी थीटा। नाउ मॉडिफाइड फॉर आई, कोई भी टर्म के लिए आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आई विल मॉडिफाई लाइक आई इक्वल टू सी थीटा डिवाइडेड बाय NBA। सी थीटा एज इट इज NBA डिवीजन में चला गया। अब देखिए, हमेशा चेंज कौन होगा, करंट, और उसके साथ में चेंज कौन होगा, थीटा, और कांस्टेंट कौन रहेगा हमेशा, C डिवाइडेड बाय NBA। ये पार्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो कहना है इसे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा उतना ज्यादा कॉइल का डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। देखिए ना, ट्विस्ट कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा ना पर्टिकुलर फॉस्फोर ब्रॉन्ज के लिए। नंबर ऑफ टर्न्स भी एक बार सिलेक्ट किए तो वो चेंज नहीं होने वाले। मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा, कॉइल का एरिया भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब हमेशा यहाँ पे चेंज कौन होने वाला है, करंट इन द कॉइल, और जैसे ही करंट चेंज हो गया वैसे ही कॉइल का डिफ्लेक्शन यहाँ पे चेंज होने वाला है। इस तरीके का कंसेप्ट है गैल्वेनोमीटर का। इसको हम बोलते हैं MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एमीटर पे। ये एमीटर का डायग्राम है। ये लास्ट वाला इक्वेशन थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, बट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। अब देखिए, आप बोलेंगे सर ये तो गैल्वेनोमीटर का ही डायग्राम है जो लास्ट पॉइंट में हमने एक्सप्लेन किया था। यस, ये वही डायग्राम है। इट इज डायग्राम फॉर द गैल्वेनोमीटर। नाउ अब देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया,
ये जो डायग्राम था गैल्वेनोमीटर का, इसके पैरेलल में ये जो कॉइल है ना गैल्वेनोमीटर का, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, शंट रेजिस्टेंस, एस रेजिस्टेंस शंट। इट इज मेड अप ऑफ मैग्नीन। ओके, ये मैग्नीन का बना हुआ रहता है और गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ में मैंने इसको पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। अब ये जो गैल्वेनोमीटर था ना, इसमें मैंने इतना सा चेंज कर दिया है, बट दिस गैल्वेनोमीटर इज नॉट गैल्वेनोमीटर नाउ, इट इज कन्वर्टेड टू द एमीटर। ये सीधा सीधा कन्वर्ट हो गया एमीटर। आप बोलेंगे सर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में क्यों कन्वर्ट किया? गैल्वेनोमीटर कैन मेजर वेरी स्मॉल करंट नियर अबाउट 10 मिली एम्पियर, और उससे ज़्यादा करंट अगर आपने मेजर करने की कोशिश की तो वो डैमेज हो जाता है उसका कॉइल। फिर लार्ज करंट हम नहीं मेजर करेंगे क्या? यस, मेजर करेंगे। उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है एमीटर। मीन्स अगर मैंने गैल्वेनोमीटर को, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को शंट कर दिया, मतलब गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ एक शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में मैंने कनेक्ट कर दिया, इसका वैल्यू बहुत छोटा होता है इस रेजिस्टेंस का, मैग्नीन का बना हुआ रहता है ये रेजिस्टेंस। ओके, तो ये गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एमीटर में एंड इट स्टार्ट्स मेजरिंग द लार्ज करंट। गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया तो ऐसा क्या हो गया, देखिए यहाँ से हमारा करंट अंदर आने वाला है, आई वैल्यू का करंट यहाँ से एंट्री करेगा। इधर है गैल्वेनोमीटर का कॉइल, मतलब इधर का करंट जो होगा ना मैं उसका आई जी बोल दूंगा, और यहाँ पे जो करंट जाएगा ना उसको मैं बोल दूंगा आई एस। अब देखिए शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम रहता है, सो इधर से बहुत ज़्यादा करंट यहाँ पे पास होता है। मतलब जो करंट बाहर से आया ना, तो मैक्सिमम करंट इधर से नहीं जाएगा। लास्ट केस में पूरा करंट आता था और इधर से ही जाता था। अगर यहाँ पे लार्ज करंट भेज दिया तो कॉइल डैमेज हो सकता था, इसलिए मैंने शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब देखिए इस पॉइंट से करंट स्प्लिट होता है, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। सो गैल्वेनोमीटर कॉइल विल गेट प्रोटेक्टेड और मैक्सिमम करंट विल बी पास थ्रू द शंट रेजिस्टेंस। देखिए ना, दो रेजिस्टेंस मैंने पैरेलली कनेक्ट किए, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे कैसे मिलेगा? यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी लेस। सो यहाँ पे मैं लार्ज करंट मेजर कर सकता हूँ, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट का रेंज भी यहाँ पे बढ़ गया है और गैल्वेनोमीटर का कॉइल भी यहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आई विल ड्रॉ इट्स लॉजिकल डायग्राम। देखिए इसका लॉजिकल डायग्राम कैसे आता है। अगर आपको लॉजिकल डायग्राम समझ में आ गया ना, योर कंसेप्ट विल बी क्लियर। ये आ गया हमारा टोटल करंट, इधर से आई, यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है एक शंट रेजिस्टेंस जिसका नाम है एस, और यहाँ पे है हमारा गैल्वेनोमीटर का कॉइल। अब देखिए, सो टोटल करंट आई आ गया, इधर करंट गया आई एस, और इधर से करंट गया, इसका रेजिस्टेंस जी हम बोलते हैं। ओके, सो टोटल करंट जब बाहर आएगा वो हो जाएगा वापस से आई। सो ये जो डायग्राम है, मेन वर्किंग पार्ट यहाँ पे है, आई एस आई जी, इसका रेजिस्टेंस मैंने लिया जी, शंट रेजिस्टेंस एस। नाउ हाउ इट वर्क्स। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए जो हमने यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, तो उसकी वजह से ये सीधे सीधे एमीटर में कन्वर्ट हो गया है और लार्ज करंट मेजर करना ये अभी स्टार्ट कर देगा। ये इसका लॉजिकल डायग्राम है, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जी एंड एस, ये दोनों रेजिस्टेंस है, आई जी एंड आई एस आर द टू करंट्स। जी एंड एस आर कनेक्टेड इन पैरेलल ना, जी एंड एस रेजिस्टेंस कैसे पैरेलल में, सो कैन आई से हियर पी डी across G equal to PD across S. It is very fundamental concept. इसके अक्रॉस जितना PD होगा उतना ही PD इसके अक्रॉस होगा। यहाँ पे PD means potential difference. Potential difference is what? V equal to IR. अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, सो G इंटू IG, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, S इंटू आई एस, करंट इंटू रेजिस्टेंस में यहाँ पे कर रहा हूँ, करंट इंटू रेजिस्टेंस, अगेन करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब देखिए इस डायग्राम को अगर आपने और अच्छे से देखा तो क्या ना राइट हियर, टोटल करंट I इक्वल टू, बाद में स्प्लिट हो गए, आई एस प्लस आई जी, आई इक्वल टू आई एस प्लस आई जी। सो कैन आई राइट आई एस इक्वल टू आई माइनस आई जी, आई एस इक्वल टू आई माइनस आई जी। अब देखिए ये जो वैल्यू है ना, आई एस इक्वल टू आई माइनस आई जी, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। जी एज इट इज, आई जी एज इट इज,
एस भी एज इट इज लिखा है, आई एस का वैल्यू आई माइनस आई जी। अब देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मुझे शंट रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे फॉर्मूला निकालना है। तो एस के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सीधे सीधे एस को इधर रख दीजिए, आई जी ऊपर का ऊपर, आई माइनस आई जी गया डिवीजन में, एस इधर ही रह गया इंटू जी। देखिए एस इधर ही, आई जी के डिवीजन में आई माइनस आई जी इंटू जी। ये हो गया फॉर्मूला फॉर द शंट रेजिस्टेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। सो इसको आपको एनी हाउ याद रखना है। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, टोटल करंट, अगेन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, एंड दिस इज द शंट रेजिस्टेंस। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब देखिए मैं इसको एक लॉजिक बताता हूँ, बाद में मैं ट्रिकी लेक्चर इस चैप्टर का लेने वाला हूँ, तो उसमें तो मैं सब ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ। फिर भी ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है, देखिए इधर एस है, इधर एस है, सामने सबके सब जी आएंगे, जो रेजिस्टेंस है जी वो भी जी है, और सब करंट जो है यहाँ पे, तो सीधे सीधे आप आई जी डिवाइडेड बाय आई जी माइनस आई जी लिख दीजिए। देखिए एस इक्वल टू आई जी डिवाइडेड बाय आई जी माइनस आई जी इंटू जी, मतलब सब के सब जी है, और याद से इस जी को बाद में कैंसिल कर दीजिए। सो एस इक्वल टू आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी इंटू जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द शंट रेजिस्टेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं वापस से आपको बोल रहा हूँ, आपको कंपलसरी इस फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। एस का फॉर्मूला आ गया, ओके। सो हमने यहाँ पे एस का फॉर्मूला निकाल दिया। अब मुझे फॉर्मूला निकालना है आई जी के लिए। आई विल फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर आई जी, मीन्स करंट इन द गैल्वेनोमीटर। अब देखिए मैं इस स्टेप को यहाँ पे ले लेता हूँ आई जी का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए। देखिए जी आई जी इक्वल टू एस आई माइनस एस आई जी। ओके, मुझे आई जी का फॉर्मूला निकालना है, इसलिए मैं आई जी के टर्म्स एक साइड में ले लेता हूँ यहाँ पे। सो जी आई जी प्लस एस आई जी इक्वल टू एस आई। आई जी इज कॉमन हियर, सो जी प्लस एस इक्वल टू एस आई। So finally I will get Ig equal to S divided by S plus G into I। इस तरीके से मुझे नेक्स्ट फॉर्मूला मिल गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। आगे चल के मैंने अगर ऐसे कंसिडर किया I इक्वल टू एन आई जी, मतलब टोटल कितना करंट है, आई जी के एन टाइम्स करंट है, और इस फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे अगर पुट कर दिया, तो S का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, S इक्वल टू आई जी डिवाइडेड बाय I का वैल्यू क्या है, एन आई जी माइनस आई जी इंटू जी। सो S इक्वल टू, अब देखिए ऊपर भी आई जी है, यहाँ पे भी आई जी कॉमन है, ये आई जी कैंसिल हो जाएगा। सो आई जी डिवाइडेड बाय आई जी, अंदर कौन रह गया, जी ऊपर है, एन माइनस वन। सो आई जी कैंसिल। एस इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, एस इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ गया। अब देखिए इस फॉर्मूला को हम और चेंज कर सकते हैं, एन के लिए भी इसको हम चेंज कर सकते हैं। एन के लिए कैसे आएगा, एन माइनस वन को इधर भेज दीजिए, सो इट विल बिकम n माइनस वन इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय एस। अब n के लिए फॉर्मूला निकालना है, मतलब n इक्वल टू जी बाय एस प्लस वन। सो सिंप्लीफाई दिस वन, n इक्वल टू जी प्लस एस डिवाइडेड बाय एस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अगेन n। देखिए इस इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले शंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला निकाला, उसके बाद में गैल्वेनोमीटर आईजी जो है ना, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, उसके लिए फॉर्मूला निकाला। बाद में और एक फॉर्मूला हमने शंट रेजिस्टेंस के लिए निकाला है, ओके। बाद में एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स के लिए भी हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला है। अब यहाँ पे बाकी कौन रहा है, आई थिंक वन इम्पोर्टेंट टर्म इज स्टिल रिमेनिंग हियर, एंड दैट टर्म इज नथिंग बट द आई एस। आई एस के लिए मुझे सेट ऑफ फॉर्मूले यहाँ पे निकालना पड़ेगा।
अब देखिए आई एस के लिए अगर मुझे फॉर्मूले निकालना है तो मुझे जाना पड़ेगा इस बेसिक फार्मूला के पास, जी आई जी इक्वल टू एस आई एस। अब देखिए आई एस के लिए मुझे फॉर्मूला निकालना है, मतलब आई एस यहाँ पे रखना पड़ेगा, मुझे आई जी को यहाँ से हटाना पड़ेगा। आई जी के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, आई जी मीन्स वॉट, आई माइनस आई एस, आई जी इक्वल टू आई माइनस आई एस, आई जी इज आई माइनस आई एस। सो जी आई माइनस आई एस इक्वल टू एस आई एस। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जी आई माइनस जी आई एस इक्वल टू एस आई एस। आई एस के टर्म्स एक साइड में ले लीजिए, सो जी आई इक्वल टू एस आई एस प्लस जी आई एस। नाउ आई एस इज कॉमन ना, सो एस प्लस जी आ गया इंटू आई एस, जी आई एज इट इज। सो कैन आई राइट लाइक दिस, आई एस इक्वल टू g divided by s plus g into this I. So this is the formula for IS. अब देखिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट और फॉर्मूला है आई एस एंड आई जी। इनको याद रखने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए आई जी करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर निकालना है। अगर यहाँ पे जी होगा ना तो यहाँ पे ऊपर एस रहता है और बाकी एस प्लस जी इंटू आई, दोनों फॉर्मूला में सेम है। देखिए एस प्लस जी आई, एस प्लस जी आई। अगर यहाँ पे आई एस निकालना है तो यहाँ पे क्या रहता है, जी, मतलब एस के लिए इधर जी और जी के लिए इधर एस। इस तरीके से आप ये सब फॉर्मूले यहाँ पे याद रख सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। चलिए इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं। अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओहम, मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है उसने 100 ओहम, एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज, उस गैल्वेनोमीटर का करंट है 100 माइक्रो एम्पियर, मतलब ये वैल्यू है आई जी का। व्हाट शंट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड सो द एमीटर कैन हैव अ रेंज ऑफ 0 to 10 मिली एम्पियर। ये एमीटर का रेंज दिया है, ये जो फ्रॉम टू, जो बड़े वाला वैल्यू रहता है ना उसको हमेशा क्या बोलना है, आई बोलना है। देखिए फिर हमें यहाँ पे आई का वैल्यू दिया है, आई जी का वैल्यू दिया है, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी दिया है। और हमें व्हाट शंट मतलब एस का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब देखिए जी आई जी एंड आई का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया है, तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है तो हमें शंट रेजिस्टेंस निकालना है। सो डायरेक्टली आई कैन गो फॉर दिस फॉर्मूला ना। देखिए एस इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, जी दिया है हमें 100, एन माइनस वन, यहाँ पे तो एन माइनस वन हमें लगेगा, एन तो दिया नहीं है, हाउ आई कैन फाइंड द एन देन। एन का जो लॉजिक रहता है, देखिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, आई इक्वल टू एन आई जी, मीन्स एन इज वॉट, आई डिवाइडेड बाय आई जी। सो आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू है 10 मिली एम्पियर, आई जी का वैल्यू कितना है 100 माइक्रो एम्पियर। इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर दीजिए, सो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इसको मैंने 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 0.1 मिली एम्पियर। ये मिली एम्पियर में है और इसको भी मैंने मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया। सो एन का वैल्यू हो गया 10⁻⁻1 ऊपर भेज दो, ये हो गया 100। सो आई गॉट एन 100 - 1। सो एस इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय एन 100 है, -1 कर दीजिए 99, ये आ गया वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से आप चुटकी में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और एक प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेते हैं, वही टाइप का प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, वापस से मुझे निकालना है शंट दैट अलाउज 20% ऑफ द मेन करंट थ्रू अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 99 ओम, मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 99 ओम और मुझे शंट रेजिस्टेंस निकालना है। दैट अलाउज 20% ऑफ द मेन करंट, मतलब इसमें जो करंट है ना आई जी, वो कैसा है 20% ऑफ द मेन करंट, मेन करंट की ये 20% है। अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो देखिए कैसे हो जाएगा, आई जी इक्वल टू 20/100 इंटू आई। सो 0 0 यहाँ पे गया 1, यहाँ पे आ जाएगा 5, मतलब आई जी डिवाइडेड बाय आई क्या आ रहा है, हियर आई जी डिवाइडेड बाय
I इक्वल टू 1/5। ओके, अब देखिए मुझे क्या निकालना है, शंट रेजिस्टेंस निकालना है। अभी जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था लास्ट प्रॉब्लम में, S इक्वल टू G डिवाइडेड बाय n-1, और n का वैल्यू क्या रहता है, n इक्वल टू I डिवाइडेड बाय IG। इसका रेफरेंस लीजिए, n इक्वल टू I डिवाइडेड बाय IG, और यहाँ पे क्या है, IG बाय I, मतलब n इज I डिवाइडेड बाय IG, और IG बाय I 1/5 है, मतलब n का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, 5 हो गया सीधे सीधे। ओके, अब देखिए G का वैल्यू कितना है, 99, n का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 5 माइनस 1, सो S इक्वल टू 99 डिवाइडेड बाय 4। सीधे सीधे देखो कैसी चुटकियों में ये प्रॉब्लम हो गया है। सो अगर इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो आई थिंक इट विल बिकम 24.7 ओहम, नियर अबाउट 24.7 ओहम तक इसका आंसर हमारा आ जाएगा। ये चुटकियों वाला तरीका है, ये शॉर्टकट मेथड है। अब देखिए और एक मेथड इसमें है, शंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, S इक्वल टू IG डिवाइडेड बाय I माइनस IG इंटू G। इस फॉर्मूले को भी मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। देखिए अगर इसको मैंने यूज किया तो IG इक्वल टू 20% टू दैट ऑफ I था यहाँ पे, सो 20 डिवाइडेड बाय I। अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो IG इक्वल टू 0.2 I आ जाता है। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और इट विल बिकम 0.2 I, मतलब ये IG का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गया। सो S इक्वल टू IG का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, 0.2 I डिवाइडेड बाय, अब देखिए I माइनस IG 0.2 I, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, S इक्वल टू 0.2 I डिवाइडेड बाय, इट विल बिकम 0.8 I। G का वैल्यू एज इट इज मैं यहाँ पे पुट करूंगा 99, यहाँ पे भी आएगा 99, I कैंसिल, पॉइंट कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए ये 1 एंड सेम ही हो रहा है, 99 डिवाइडेड बाय 4 ही आ रहा है, मतलब इस तरीके से भी आपका आंसर यहाँ पे मैच हो जाएगा। सो इस तरीके से हम इसके प्रॉब्लम्स यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए और शॉर्टकट मेथड से मैं ये सब कंसेप्ट आपको, ये पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद 2 वीडियोस लॉन्च करके ट्रिकी वे में 20 सेकंड में हर एक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हम पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद डिस्कस करेंगे। सो लगे रहो, कंप्लीट विद द करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।